गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आज हमें जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहाँ से ये इसका स्टार्टिंग हुई है और किस तरीके से 908 तक सीपीसी बनकर तैयार हुआ, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी चाहिए। और ऑब्जेक्ट, इसका स्कोप और सीपीसी का जो क्या किस तरीके से सीपीसी को सेक्शन 9 तक फ्रेम किया गया है, इसके लिए बेसिक नॉलेज आप दे दीजिए। थैंक यू मेहताब साहब से जो आपने मुझसे पूछा है, और ये मैंने जो पढ़ा है उसमें मेजर पार्ट वही है जो आपने बताया है। जी। किताबों से ही पढ़ा है, लेकिन आप जो बार बार बीच बीच में बताते रहते हैं, मैं वही है जो आपको सामने रिपीट करूँगा। द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आने से पहले सवाल ये उठता है कि सिविल सूट किस तरह से किया करते थे और कौन करता था, है ना, और ये 1908 में कैसे आया। तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि 1859 से पहले, अब 1859 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 1858 के बाद जो रॉयल कोर्ट है वो अफेक्टिव हुई और इंडिया के बारे में लॉ बनाया गया। 1858 से पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उस समय कोई भी कानून ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं चल सकता था। तो 1858 के बाद पहली साल में 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा, और इससे पहले कोई भी सिविल लॉ था वो कोडिफाइड नहीं था। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जी। कोई भी कोडिफाइड नहीं था, और जितने भी कोर्ट्स थे इंडिया की, पहले प्रेसिडेंसी थी इंडिया में, एक तो मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, और वो किससे गवर्न होती थी, उनका अपना एक अलग से एक्ट होता था 1852 का, उससे वो गवर्न होती थी, है ना। और जितनी भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थी उनके एक रेगुलेशन के लिए अलग से एक सिस्टम होता था। और फर्स्ट सिविल कोड जो था बना था 1859 में, 1859 में जो पास हुआ था, लेकिन वो रॉयल चार्टर द्वारा बनी हुई कोर्ट्स थी, उन पर लागू नहीं था रॉयल चार्टर द्वारा, है ना। सुप्रीम कोर्ट एंड जो सदर दीवानी कोर्ट्स थी वो रॉयल चार्टर के द्वारा आई थी। तो 1862 में जब ये सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी कोर्ट को एबॉलिश कर दिया गया, तो हाई कोर्ट पे लागू, हाई कोर्ट्स पे का कंसेप्ट लाए गए, तब ये आया। एंड कोर्ट वाज मेड एप्लीकेबल टू द हाई कोर्ट्स एज वेल आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स इन 1860, 61, 1857। ए सेकेंड कोड वाज एनेक्टेड इन 1877। एक दूसरा जो कोड आया वो कब आया? 1877 में आया। द कोड ऑफ 1877 वाज अमेंडेड इन 1878, 79 एंड 82 में थर्ड कोड वाज एनेक्टेड। सेवरल अमेंडमेंट्स आए, उसके बाद 1908 में एक नया कोड आया, एक्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो 1908 में आया। उसमें गवर्नर जनरल की जब मोहर लगी, ये क्या है, अप टू डेट एक्ट है। इससे पहले के जितने भी सिविल प्रोसीजर और सिविल सब्सटेंटिव लॉ के एक्ट थे उनको सबको एक जगह कर दिया गया और इसको बनाया गया। कब बना? 1908 में। और इसकी इसमें मोहर किसकी लगी? उस समय के गवर्नर जनरल की। और ये कहाँ पे लागू है? आपकी पूरी इंडिया पे लागू है। इसका जो प्रियम्बल कोड का वो है एक्ट का, वो क्या कहता है? इन एक्ट ऑर्डर टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द कोर्ट्स हैविंग सिविल ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया। सिविल ज्यूरिसडिक्शन जिस मैटर की है उसके लिए ये पूरा लागू होगा होल ऑफ इंडिया। इट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स इन ऑल सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। सारी सिविल कोर्ट इसी प्रोसीजर को मानेंगी, एक्सेप्ट दैट स्पेसिफिक प्रोविजन, और कोई लोकल लॉ नहीं आता है तो जो वो दिया हुआ है आई शुड से एक्सेप्शन, उस सेक्शन 4 और 5 है इसका सिविल कोड का, उसमें बताया गया, उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पे ये सिविल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होगा, है ना। इसके अलावा हर जगह लागू होगा। इसका जो सिविल प्रोसीजर कोड का स्कोप है सिविल प्रोसीजर कोड क्या है कि आपने जितने भी सिविल लॉ है उसमें एस्टैब्लिश करना है कि किसका राइट और किसका ड्यूटी है। इसमें राइट क्रिएट नहीं करना,
केवल एस्टैब्लिश करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे ये किसका एग्जैक्टली राइट है ना। यदि कहीं डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करना है ना। ये रेगुलेट करता है, सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर को रेगुलेट करता है ना। कोर्ट के एक्शंस को, पार्टी बिफोर जो भी है, पार्टियां हैं, डिस्प्यूट है, कोर्ट है, तो इनके सारे एक्शंस को एक तरह से कोडिफाई करके एस्टैब्लिश करता है ना। डिक्री को भी एग्जीक्यूट करता है। अब जैसे ऑर्डर पास हो गया, कोई ऑर्डर दे दिया, जजमेंट दे दिया, उसके बाद डिक्री होगी, उसको भी ये एस्टैब्लिश करता है किस तरह से किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे। सेक्शन 1 का जो आपका 1908 का एक्ट है सीपीसी, उसमें इसका एक्सटेंट क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट कब से, 1908 का जो एक्ट है सीपीसी 1 जनवरी 1908 से लागू है। और इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, द सीपीसी 1908। और इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे लागू है। पहले एक छोटे से राज्य था, कश्मीर पे लागू नहीं था, लेकिन अब अगस्त 2000 कितने से, अगस्त 2022 2000 जब से है, 5 अगस्त 2022 से ये लागू कर दिया गया है पूरे पे, क्योंकि उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया है। इसमें डिग्री क्या होती है वो डिफाइन की गई है 2(2) में। डिग्री होल्डर किसे कहते हैं 2(3) में। होल्डर ऑफ डिग्री किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिग्री आई, और होल्डर ऑफ डिग्री वो होता है जो उस डिग्री से बेनिफिट होने वाले लोग हैं। होल्डर ऑफ डिग्री तो एक हो सकता है, लेकिन डिग्री होल्डर तो एक हो सकता है, लेकिन होल्डर ऑफ डिग्री कई हो सकते हैं। ये पॉइंट फिर आई रिपीट अंडरलाइन, होल्डर ऑफ डिग्री सेपरेट फ्रॉम डिग्री होल्डर, है ना। फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट लीडर जजमेंट, ये सारी इसमें सारी चीज़ें डेफिनेशन क्लॉज हैं। ये डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट जितनी भी हैं। सेक्शन 5 में कोर्ट का रेवेन्यू कोर्ट के लिए बताया गया। रेवेन्यू कोर्ट का मतलब जो सिविल कोर्ट के साथ साथ में एक रेवेन्यू कोर्ट होती है। रेवेन्यू कोर्ट माने जहाँ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, जिस पे रेवेन्यू लगता है, तो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। पिक्यूनियरी कोर्ट्स, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, माना इसकी वैल्यूएशन कितनी है। आपने देखा हो बिना वैल्यूएशन के कोर्ट में जाना बेकार है, तो ये 6 में। प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट केस, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट के ट्राई एंड सिविल सूट्स हैं सेक्शन 9 में। क्या सेक्शन 9 कह रहा है, जब तक बार नहीं किया गया है, जैसे सेक्शन 10-11 में, तब तक सिविल कोर्ट को पूरी पावर है कि वो किसी भी मैटर, सिविल नेचर का होना चाहिए जी, उसको सुन सकती है। और इसको ऑब्जेक्ट कौन करेगा, ज्यूरिसडिक्शन को। मानी गलत ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट से दी जाती है, तो ये दिस द ड्यूटी ऑफ डिपेंडेंट जी टू पॉइंट आउट। सपोज वैल्यूएशन गलत हुई है तो दिस द ड्यूटी ऑफ डिपेंडेंट। सपोज ज्यूरिसडिक्शन गलत है तो ड्यूटी ऑफ डिपेंडेंट। स्टाम्प रेवेन्यू कोर्ट का मैटर है और सिविल में आ गया है, तो दिस द ड्यूटी ऑफ डिपेंडेंट टू पॉइंट आउट। दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, दिस इज नॉट ऑफ ड्यूटी ऑफ प्लेंटिफ, बट दिस इज द ड्यूटी ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पॉइंट आउट करेगा तो कोर्ट उसको सुनेगी, समझेगी और डिसाइड करेगी। तो इसके साथ मेहताब साहब जो आपने मुझे सिखाया है और किताबों से थोड़ा बहुत पढ़ा है जी, तो मैंने जो आपने मुझसे पूछा है कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसका पोजीशन और इसकी ताकत कहाँ तक ऑपरेट करता है, सारी चीज़ें मैंने कोशिश की बताने की। और इसी के साथ मैं अपने स्टूडेंट्स LLB और BLLB के बच्चों से ये चाहूँगा कि इसको सिविल प्रोसीजर कोड का स्टार्टिंग और बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह समझें। देखिए अभी हमारे भारतवर्ष की सरकार ने 3 कोड को कुछ तब्दीलियाँ की हैं, जैसे IPC में, CRPC में, एविडेंस एक्ट में, लेकिन CPC में तब्दीली नहीं करी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि CPC बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लॉ का कोडिफाइड लॉ है, जिसमें दोनों सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ है, और ये बिल्कुल सटीक बना हुआ है। इसमें अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कहना मतलब इसको आप हर चीज़ को समझें, ज्यूरिसडिक्शन समझें, क्या डेफिनेशन समझें, कैसे प्रोसीजर चलता है। अभी हमने केवल ये सब्सटेंटिव लॉ आपको बताया है। प्रोसीजर लॉ है वो ऑर्डर और रूल्स से चलता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा और आप उसे ज़रूर समझने की कोशिश करें। ऑर्डर कहाँ से आते हैं, रूल्स कैसे होती हैं, और इस चीज़ को समझें। और CPC यदि आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में सिविल मैटर्स में कभी मार नहीं खा सकते, नंबर 1।
और आप जुडिशरी की एग्जाम में भी मार नहीं खा सकते. CPC is very important subject. Okay, so with this I thank everybody and I request please subscribe to the channel of Global College of Law and try to get everything what you expect from a law college is available in the very channel. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.